हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करके हम लोग एमसीक्यू की तरफ चल दिए थे। एमसीक्यू की बात कर लें तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोग लास्ट क्लास में यूनिट 1 की, यूनिट 2 की, यूनिट 3 की, यूनिट 4 तक की हम एमसीक्यू को डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक वो यूनिट 4 तक के टॉप एमसीक्यू अभी तक आप लोग नहीं देखें तो सबसे पहले उन सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ उसमें से ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके इस साल के सेमेस्टर में पूछने का संभावना देखने को मिलता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ ही साथ उसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करते हुए चले हैं जो कि आप अपने नोट्स में भी उसको लिख लिए होंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग का जूलॉजी का जो भी नोट्स था वो कंप्लीट हो गया है, उसको रिवाइज कर लिए हैं और जितने भी थ्योरेटिकल वीडियो थे वो सारे के सारे आप लोगों ने वॉच कर लिया था टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे सारथी बैच में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 5 जो कि जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहां से मेंडल यानी कि जेनेटिक वाला ये लेसन है ना, जेनेटिक्स है, इनहेरिटेंस वाला जो आपका यूनिट है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है एज रिगार्डिंग टू जेनेटिक्स। ठीक है, तो देखेंगे आज की क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है इस साल के एग्जाम में आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो क्लास में आए हो तो क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठना जिसकी पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर रहे और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करें आपको दिखने को मिलेगा या फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनका आपको आंसर नहीं पता था तो वो आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे और लास्ट में आप लोग ये भी बताएंगे कि आउट ऑफ 40 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन था वीडियो आप लोग देख लिए थे, नोट्स प्रिपेयर कर लिए हो और यहाँ इसको रिवाइज भी कर लिए हो और फिर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स से बनता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले आप पेन पेपर में हेडिंग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा जेनेटिक्स टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या है अपने सामने कि मेंडल फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड। क्या पूछ रहा है सर, जो जॉर्ज मेंडल थे उनका, जॉर्ज मेंडल का पहला जो लॉ था है ना उसको किस नाम से जानते हैं। देखिए उनकी लॉ की बात करें तो एक है आपका लॉ ऑफ, क्या बोलते हो सर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हो सर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, फिर क्या बताते हो सर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बताते हो सर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये आपको याद है कि हम लोग लॉ पढ़े थे, क्या थर्ड लॉ भी है इनका? अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यस सर इसका इनका थर्ड लॉ भी है। अगर नहीं है तभी भी आप बताओगे सर कि मेंडल के केवल 2 ही लॉ थे, तीसरा कोई लॉ नहीं था। ठीक है, ये आपका एक रिवीजन के पार्ट ऑफ व्यू से आपको एक काम दे दिए कि अगर आपको पता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अलावा भी अगर कोई लॉ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, अगर नहीं है तभी भी बताओगे सर बस 2 ही लॉ हमने पढ़े थे। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इनका जो पहला लॉ था उनको हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं या फिर सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए और ये बेसिक क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर ले या फिर हम आपका वाइवा की बात कर ले, है ना। तो इन दोनों कंडीशंस में आपके यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलो
अगर हम बात करते हैं सर लॉ ऑफ मेंडल की फर्स्ट लॉ की, तो आप बताओगे सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये क्या है, मेंडल का फर्स्ट लॉ है। क्या है सर, मेंडल का पहला जो लॉ था उसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ तो लॉ फर्स्ट लॉ के बारे में जिक्र किया था तो आप बता दिए। अगर सेकेंड लॉ पूछ लेगा कि मेंडल का सेकेंड लॉ क्या था, तो बताओगे सर इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। क्या बताओगे सर, इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। ये बात आप ध्यान में रखोगे। ऑप्शन नंबर सी, तो जितने लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो वो अपने उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। और अपने कॉपी में आप एक छोटा सा मार्क लगा लोगे कि भैया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो क्या हो गया, सही हो गया। और लास्ट में आप टोटल एक बार अपनी रिव्यू दे दोगे कि आउट ऑफ 40 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मेंडल्स वर्क वाज पब्लिश्ड बाय द इन फ्लोरा बाय। क्या हुआ सर, मेंडल तो एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करके अपने एक डायरी में उसको नोट कर दिए। लेकिन जब वो मर गए है ना, उनके कई साल बाद क्या हुए, कुछ साइंटिस्ट लोग आए और उनकी वर्क को स्टडी करना स्टार्ट किए। और जब वर्क की स्टडी करना स्टार्ट किए तो उसको फिर रीडिस्कवरी की गई। और रीडिस्कवरी करने के बाद जो जो उनका जो रिजल्ट आया था वो क्या किए, एक बुक में पब्लिश करा दिए कि ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। और इस मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बुक का नाम क्या था सर, फ्लोरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल का जो बुक है वो क्या नाम था उसका, तो आप बताओगे सर फ्लोरा। क्या नाम बताओगे सर, फ्लोरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो। और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन साइंटिस्ट थे, क्या कॉर्नर थे, ह्यूगो डिवेरिस इसमें इन्वॉल्व थे, या फिर आप बताओगे सर मार्क इन्वॉल्व थे, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम बात करते हैं सर मेंडल की रीडिस्कवरी की, वर्क की रीडिस्कवरी करने की, या फिर एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवरी करने के लिए, तो यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे तो इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी वो फ्लोरा नाम के बुक में पब्लिश की गई। और इसको पब्लिश कराने में 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, 3 लोग शख्स थे, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए उस बुक को पब्लिश कराने के लिए। और यहाँ पे ये तीनों के तीनों नाम आपके सामने में लिखा हुआ है, कॉर्नर्स, ह्यूगो डिवेरिस और टेस्मार्क, है ना। सैरमार्क या टेस्मार्क जो भी कह लीजिए, प्रोनाउंसिएशन क्या आपका वो है, टेस्मार्क या फिर सैरमार्क। तो ये तीनों साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो इस अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सेकंड का जितने लोग भी डी बता रहे हो सर सेकंड का डी होना चाहिए, उन सभी लोगों का ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अपने कॉपी में एक और मार्क लगा लोगे सर कि मेरा दोनों दोनों क्वेश्चन क्या हो गए अभी तक के करेक्ट हो गए। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये इन लोग का जो नाम है ना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो आप तैयार रहिएगा इसमें से क्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लगा लो पहले, सबसे पहले कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक, अनुवांशिकता का पिता की अगर बात कर लें कि किसे कहते हैं, तो क्या आपके पास दिया हुआ है, कॉरेंस, जॉर्ज, जॉर्ज जॉन मेंडल, मॉर्गन, या फिर नन ऑफ दिस। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की जब भी बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं सर, मेंडल की लॉ पढ़ते हैं ना, मेंडल की लॉ पढ़ते हैं। और ये मेंडल साहब जी थे जो पाइसम सटाइवम पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। किस पे एक्सपेरिमेंट किए, पाइसम सटाइवम पे। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, पाइसम सटाइवम। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये किस प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। इसको हम क्या कहते हैं सर, पी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पी कहते हैं। अच्छे से लिख लीजिए इसको, मटर, है ना, पी क्या बोलते हैं सर, इसको मटर कहते हैं। तो ये भी ध्यान आप रखोगे कि इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है सर, पाइसम सटाइवम होता है। और इसको किस पे किए थे सर, पी पे किए थे, मटर पे किए थे। और करने वाले शख्स कौन थे आपके, जॉर्ज जॉन मेंडल। क्या थे सर, जॉर्ज जॉन मेंडल, जो कि हम क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका ये मानना था कि जो भी पेरेंट बॉडी होते हैं,
है ना। जो भी दो पेरेंट बॉडी होंगे वो दोनों पेरेंट बॉडी में जब कॉपुलेशन होता है क्या होगा सर, कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन होने के बाद क्या होता है सर, गैमिट की ट्रांसमिशन की जाती है, या फिर कह लो सर गैमिट की फ्यूजन की जाती है ना। गैमिट क्या होता है सर, फ्यूज होता है। फिर इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते थे, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब यहां से क्या होगा सर, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, है ना, ऐसे लिख लो, जो ऑफ स्प्रिंग बन के तैयार होगा, जो ऑफ स्प्रिंग बन के तैयार होगा उसके अंदर यानी कि जो बेबी बनेगा, चाहे हम प्लांट की बात कर लें या फिर एनिमल की बात कर लें, तो फादर और मदर का कुछ कैरेक्टर इसमें क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। फादर और मदर का कुछ कैरेक्टर इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग में। ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं, उस समय इस जो ट्रांसमिट ऑफ जीन की बात कर रहे थे ना, वहां पे ये जीन वर्ड ना यूज का भी हम लोग हाल फिलहाल में जीन जानते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल यानी कि जीन। उस समय मेंडल साहब ने इस जीन का क्या नाम बताया था, इस जीन का नाम फैक्टर बताया था। क्या बताया था सर, फैक्टर बताया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस समय जॉर्ज मेंडल थे जीन वर्ड नहीं यूज किए थे। जीन वर्ड जो है वो बाद में किसी ने यूज किया, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे किसने यूज किया था। लेकिन उस समय जो यूज किए थे जीन की जगह वो क्या था, फैक्टर। जीन वही आपका है जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है आपका डीएनए और आरएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल की बात की जा रही है तो ये जीन है। लेकिन उस समय ये जीन का वर्ड ना यूज करके क्या वर्ड यूज किए थे, यूज वर्ड, ऐसे लिख लो, यूज वर्ड। तो जीन वर्ड यूज ना करके क्या यूज किए थे, वो फैक्टर यूज किए थे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपकी थ्योरी क्लासेस में भी बताई गई हैं, ठीक है। तो जितने लोग थ्योरी क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक बार थ्योरी क्लासेस देख लीजिएगा, और हम ऑलमोस्ट यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड का, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बता रहे हो उन लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों और क्वेश्चन अभी आपके करेक्ट हो गए। ये सारे चीज बातें आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां से आपके इंपॉर्टेंट साइड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। क्योंकि देखो 40 तो क्वेश्चन हम लोग टाइप करके लाते हैं, समय कम रहता है, लेकिन अब 40 में से कितने क्वेश्चन कराए जाए, ठीक है। तो उसके 40 तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन हो जाता है ना, तो 40 क्वेश्चन नहीं आपको मिलता है, ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, 40 क्वेश्चन तो इसी तरह दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर का ऑप्शनल का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 70 या 80 क्वेश्चन आपको एक क्लास से देखने को मिलता है। अगर इसको आपने कॉपी में इसको नोट करते चलोगे ना, अभी तक आप नोट्स नहीं बनाए हो, अगर इसको कॉपी में नोट करते चलोगे तभी भी आपके लिए सफिशिएंट होगा आपका जेनेटिक्स से या फिर किसी भी यूनिट का अगर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वहां से नंबर गेन करने के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखना। चलो आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बात कर लें कि बैक क्रॉस इन्वॉल्व। देखिए आपके पास दो क्रॉस पूछे जाते हैं और ये दोनों क्रॉस क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका बैक क्रॉस पूछा जाता है, ठीक है, ये चीज आप अच्छे से पढ़ लेना। बैक क्रॉस ये हम थ्योरी क्लासेस में इसको अच्छे से बताए हैं, ठीक है। बैक क्रॉस पूछा जाता है और एक होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस। तो अगर जिन लोगों की यूनिवर्सिटीज में थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, यानी कि लिखने वाले पूरा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वहां पे आपका या तो बैक क्रॉस पूछा जाता है या फिर टेस्ट क्रॉस पूछा जाता है। ये बात ध्यान रखना, बैक क्रॉस पूछेगा नहीं तो टेस्ट क्रॉस पूछेगा, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपसे क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि बैक क्रॉस इन्वॉल्व, बैक क्रॉस का किस में इन्वॉल्व होता है। तो नाम से क्लियर है सर, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, है ना। बैक का मतलब क्या होगा, पीछे, यानी कि पीछे की तरफ क्या होगी, इसमें क्रॉसेस कराए जाएंगे, है ना। पीछे से क्रॉसेस कराए जाएंगे मतलब यानी कि आपका कोई पेरेंट इन्वॉल्व है, मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों का कॉपुलेशन हुआ, F1 हाइब्रिड बन गया, है ना। इस F1 हाइब्रिड का या तो हम मेल से क्रॉस करा दें या फिर फीमेल किसी भी पार्टनर से क्रॉस करा देते हैं। तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं सर कि क्रॉसिंग बिटवीन द टू पेरेंट्स, क्या दो पेरेंट के बीच में अगर क्रॉसिंग कराते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। नहीं भैया, ये बात तो अभी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि जो भी F1 बनेगा उसको हम किसी भी पेरेंट से अगर क्रॉस करा देते हैं तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं।
तो पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन द 2F1 ब्रीड, 2F1 ब्रीड है यानी कि दो संकर के बीच पे अगर कॉपुलेशन करा देते हैं, ठीक है, यानी कि सपोज करिए यहाँ पे F1 है और एक और F1 कोई पेरेंट था, उनके बीच में अगर क्रॉसिंग करा दिए तो भी इसको हम बैक क्रॉस के नाम से नहीं जानते हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, तो ये भी नहीं है अपना। तीसरा देखते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन द 2 हाइब्रिड, यानी कि दो जो हाइब्रिड बनकर तैयार हुआ है F1 जनरेशन में, जो हाइब्रिड सीड्स हैं अगर उनके बीच अगर क्रॉसिंग करा देते हैं तो क्या ये टेस्ट बैक क्रॉस है? तो नहीं भैया, ये भी बैक क्रॉस नहीं है। होगा कब? तो ऑप्शन नंबर डी कि क्रॉसिंग ऑफ द F1 हाइब्रिड टू द आइदर ऑफ द पेरेंट्स। आइदर ऑफ द पेरेंट्स मतलब किसी, मतलब F1 संकर को दूसरे माता पिता के बीच में अगर कॉपलेट कराया जा रहा है, यानी कि F1 हाइब्रिड या तो फादर या तो मदर की गैमिट से अगर फ्यूज करे तो उसको हम क्या करते हैं? बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो जितने लोग भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस द जीनोटिपिक रेशियो इज ए। देखो यहाँ पे आपसे एग्जाम में मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड का रेशियो आपसे पूछा जाता है। क्या इसका पूछा जाता है सर? मोनो हाइब्रिड है ना, मोनो हाइब्रिड का रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, ये जो जीनोटिपिक रेशियो है पूरा जो कैसे निकालते हैं इसका 1:2:1, ये सारा चीज हम लोग अपने कॉपी में इसको अपने जो नोट्स था ना उसमें इसको हम लोग किए थे 1:2:1। तो जितने लोग वीडियो देखे होंगे इसको कैसे 1:2:1 निकालते हैं, ये लोग आप उससे थ्योरी क्लासेस में देख लोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर थ्योरी क्लासेस यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं है, जेनेटिक्स के थ्योरी क्लासेस आपके, तो ये अवेलेबल कहाँ है? तो जितने लोग को नहीं पता है तो उन लोगों को बता दें कि जो थ्योरी क्लासेस हैं वो आपके कहाँ मिलेंगे, वो आपके ये सारथी बैच के अंदर मिलने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट जूलॉजी प्लस कंप्लीट बॉटनी, और साथ ही साथ जितने लोग केमिस्ट्री वाले हो कंप्लीट केमिस्ट्री इसमें सिलेबस पे डिस्कस किया गया है विद द नोट्स के साथ। ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं सर? आपको क्लास नोट्स मिलता है, ठीक है, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अब तो अभी तक तो हम नहीं लिए हैं, अब लेके क्या ही कर लेंगे, है ना, बैच लेके अब क्या कर लेंगे? तो अभी भी आपके पास ये मत भूलो, अभी भी आपके पास 10 दिन है, और 10 दिन को अगर 10 दिन में, है ना, 10 दिन है और 10 दिन में कुछ भी नहीं तो कुछ भी पढ़ोगे तो कितना पढ़ लोगे आप लोग, है ना? तो एक दिन में आप सपोज करो एक दिन में आपको 24/7 है, आपके पास हमेशा ये अवेलेबल रहेगा बैच, कभी भी कोई दिक्कत टेक्निकल इश्यू नहीं है। तो 24 घंटा ना समझो, 24 घंटा ना समझो तो कितना हम कर सकते हैं भैया? तो हम कर सकते हैं आपका कितना, दिन भर में कुछ ना कुछ तो 15 घंटे तो पढ़ सकते हैं। 15 घंटे भी पढ़े इस बैच से तो आपके लिए सफिशियंट होगा एग्जाम में टॉप करने के लिए। पास करने की बात नहीं कर रहे हैं, टॉप करने की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको, क्लास नोट्स मिलेंगे, है ना, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी, यानी कि जो आपका मॉडल पेपर है वो भी यहाँ पे मिलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज में थ्योरेटिकल बेसिस होते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव बेसिस होते हैं, तो उसके लिए भी देख क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। जिनके यहाँ MCQ क्वेश्चंस होते हैं, MCQ पैटर्न्स पे एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और अभी हम हाल फिलहाल में MCQ डिस्कस भी कर रहे हैं आप लोग के लिए, जैसे कि आप लोग पता ही है। अच्छा, यहाँ पे जो नोट्स मिलेगा जो भी है वो बाईलैंग्वेज में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो ये बेनिफिट साबित होने वाला है, यानी कि हिंदी में भी है प्लस इंग्लिश में भी है। तो जो लोग हिंदी से मतलब डरते हैं या फिर इंग्लिश से डरते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे मैनेज हो जाने वाला है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ सर कि आपको टॉपिक में किसी भी चीज का कोई भी डाउट होगा तो आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री वाली मैम से केमिस्ट्री का कोई भी डाउट होगा तो आप केमिस्ट्री से पूछ सकते हो। इसका प्राइस कितना होने वाला है सर? 449, पहले था इसका 999 था प्राइस, लेकिन अब इसका 449 हो गया है। लेकिन आपको देखते हुए इसमें अगर गुरुकुल 10 कूपन कोड लगा देते हो, क्या लगा देते हो? गुरुकुल 10 तो कूपन कोड लगा लेते हो तो आपका तुरंत 10% का और डिस्काउंट हो जाता है, यानी कि कुल मिला के 350 के आसपास में इसका फीस पड़ जाएगा, के लिए उतना अफोर्डेबल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारथी बैच देख लो, इस पे आप जुड़ सकते हो, मैथ्स के लिए भी और बायो के लिए भी, ये चीज आप ध्यान रखना। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब जितने लोग भी सोच रहे थे ना सर ये PDF मतलब कंप्लीट नोट्स कंप्लीट क्लासेस मिलेंगे कहाँ, तो उन लोग के लिए हम ये था कि बता दिए कि आप लोग कंप्लीट वीडियो
आपको सारथी बैच पे मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द लिंकेज जीन इज द सेपरेटेड बाय, जो लिंकेज जीन है वो किसके थ्रू सेपरेट किया जा सकता है ना। लिंक जीन किसके थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, तो क्या माइटोसिस के थ्रू, क्या मियोसिस के थ्रू, है ना, या फिर सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड के थ्रू, या फिर क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, किसके थ्रू सेपरेट किया जा सकता है ना। तो सपोज करो कोई दो सिस्टर क्रोमेटाइड्स हैं, ये दो सिस्टर क्रोमेटाइड्स हैं, ये आपस से सेपरेट कब होंगे, जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, तभी तो होंगे भैया, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी होंगे। तो यहाँ पे जो भी सिस्टर क्रोमेटाइड्स है इनके बीच में अगर हमको क्या करना है, क्रॉस सेपरेट करना है इनको, तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉसिंग कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा सर, क्रॉसिंग कराना पड़ेगा। यानी कि 6 का करेक्ट ऑप्शन, जितने लोग भी डी बता रहे थे सर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, आप लोग में से बहुत बच्चे बता रहे हो क्रॉसिंग ओवर, तो इनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है, क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है सर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके, हमको हाँ देखो इंपॉर्टेंट ही है। क्या दिया है कि मेंडल इज फेमस फॉर, अब जो मेंडल है किसके लिए फेमस है, क्या लॉ ऑफ हेरिडिटी के लिए, म्यूटेशन के लिए, है ना, या फिर आप बता दो कि डिस्कवरी ऑफ जीन के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। अगर इनडायरेक्टली बात करें, है ना, तो म्यूटेशन की बात करें, वो एक्सपेरिमेंटल में आपने बताया था, म्यूटेशन की बात कर लें, लेकिन लास्ट में जाके ह्यूगो डी वेरिस जो थे वो फाइनली प्रूव किए थे, है ना। चाहे ये आपका इन हेरिडिटी की बात कर लें, म्यूटेशन की भी पूरी पूरी तरह से नहीं। अब कुछ लोग सोचो सर म्यूटेशन तो ह्यूगो डी वेरिस करिए थे, तो बात ठीक है आपकी भी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट में अपना बात किए थे ना उसको क्लियरली वेरीफाई नहीं कर पाए थे, जो कि बाद में जब रीडिस्कवरी हुई तो फिर उसको जाके क्लियर किया गया। अगर हम बात कर लेते हैं जीन की, तो जीन तो वो वर्ड तो यूज नहीं किए थे, लेकिन जीन की जगह कौन सा वर्ड यूज किए थे, फैक्टर यूज किए थे। तो इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ये तीनों का तीनों जो काम करना था इनका, तीनों वर्क वो मेंडल साहब के थ्रू ही किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन बाद में जब वो इनकम्प्लीट था, रीडिस्कवरी जब की गई, फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बोला गया नहीं नहीं ये जो फैक्टर ये साहब बता रहे थे फैक्टर नहीं है, ये कौन है, जीन है। और ये जो तुरंत वेरिएंट हमको देखने को मिल रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना, कुछ चेंजेस देखने को मिल जा रहे हैं। पहले कुछ और था, अब जनरेशन जो हुआ, अब नया जो जनरेशन आया वो जनरेशन में टोटली चेंज हो गया, यानी कि वेरिएशन, म्यूटेशन, ये तमाम सारी बातें यहाँ पे फिर उसको बात की गई। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो ऑल ऑफ दिस आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस पे हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जीन की बात हो गई, म्यूटेशन की बात हो गई, हेरिडिटी की बात हो गई, ये मेंडल के थ्रू कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बता रहे हो तो डी से आप कंफ्यूज मत होना म्यूटेशन को देख के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना। 8 की बात कर लेते हैं, मेंडल्स डाई हाइब्रिड रेशियो। मेंडल का डाई हाइब्रिड रेशियो क्या था, होता है, जैसे अभी हम बात किए ना मोनो हाइब्रिड, है ना, मोनो हाइब्रिड की अभी बात किए हैं, है ना, फिर अभी हम बात करने लग रहे हैं डाई हाइब्रिड। ये दोनों के दोनों रेशियो जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। या तो मोनो हाइब्रिड पूछा जाए या फिर डाई हाइब्रिड पूछा जाए। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि दोनों एक साथ पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि मोनो हाइब्रिड वाला डाई में लगा देते हैं, डाई वाला मोनो में लगा देते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। मोनो और डाई में कैसे याद करते रहोगे, मोनो मतलब एक होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी कि 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब डाई की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 9:3:1, है ना। डाई मतलब डाई में 2 बार एक साथ 3-3 आ जाएगा, तो ये चीज आप याद करना, ये डाई है। और मोनो हाइब्रिड में क्या याद करोगे, क्योंकि मोनो का मतलब एक, तो एक सबसे पहले जो रेशियो में दिखेगा वो क्या हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको आप एकदम बाय हार्ट याद कर लो, समझ लो, अब ट्रिक के साथ समझो या फिर जैसे समझो, इसको रेशियो आपसे पूछा जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। मोनो है तो मोनो में एक होता है, मोनो का मतलब एक होता है, यानी कि इसको 1:2:1 कर देंगे। डाई हाइब्रिड बोलेंगे यानी कि दो क्या आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 3 2 बार आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जितने लोग बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 का, उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 8 का, ठीक है।
चलिए अपने कॉपी में भी मार्क करते चलिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं, और जो यहाँ पे नया टर्म साइड में लिख रहे हैं वो चीज अपने कॉपी में भी उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके लास्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछा गया था, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। तो हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी, आपके डीडीयू वाले एग्जाम में भी ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्या पूछ रहा है सर, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डीलिंग विद द हेरिडिटी, क्या इसकी बात कर रहा है सर, हेरिडिटी की अगर स्टडी की जाती है तो क्या कहते हैं, हिंदी में देख लें हिंदी वाले बच्चे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक, है ना, किसकी बात कर रहे हैं सर, अनुवांशिक के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या यूजेनेसिस कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, या फिर इवोल्यूशन कहते हैं। इकोलॉजी मतलब क्या होता है सर, इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है ना, इन VIRONMEN, मतलब पर्यावरण की डिस्कवरी की जाती है। इवोल्यूशन में क्या होता है सर, विकास की स्टडी की जाती है, विकास, अब किसी का नाम विकास हो तो वो मत समझना कि विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं विकास के बारे में, है ना। यूजेनेसिस कोई वर्ड है ना, अभी तो हाल फिलहाल में कोई नहीं। जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी की बात करते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना है कि जब भी अनुवांशिक की बात की जाएगी तो जो पर्सन अनुवांशिकता के बारे में स्टडी कर रहा है या फिर जेनेटिक्स आपका हेरिडिटी के बारे में स्टडी कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन, जितने लोग भी बी बता रहे हो उन लोगों का सभी क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाएगा। चलो 9 के बाद 10 पे आते हैं। 10 क्या दिया हुआ है सर, कि 10 दिया है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, क्या पूछ रहा है सर, विरासत की इकाई कहलाती है, इनहेरिटेंस की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, इसको क्या हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, या फिर जीनोटाइप कहते हैं। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की जब भी बात करें तो उसको हम लोग जीन कहते हैं। और ये जीन वर्ड कब यूज किया गया था, 1909 में सबसे पहले इसको मतलब लाया गया था, है ना। और इससे पहले इसको किस नाम से जानते थे सर, फैक्टर के नाम से जानते थे, किस नाम से जानते थे, फैक्टर के नाम से जानते थे। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, हम लोग जीन को कहते हैं। 11 देख लेते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम द पेरेंट, क्या पूछ रहा है, इसको इज कॉल्ड, यानी कि संतानों की माता पिता से भिन्न होते हैं, इसकी प्रवृत्ति क्या कहलाती है, क्या वेरिएशन कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है, या फिर रिजेंबल कहलाता है। तो यानी कि कोई भी ऑफस्प्रिंग जब पैदा हुआ वो अपने माता पिता से अलग दिख रहा है ना, बहुत अलग अलग कैरेक्टर दिख रहा है, यानी कि उसमें क्या आ गया, वेरिएशन आ गया, भिन्नता आ गई, है ना, वेरिएशन आ गया, और यानी कि विविधता या फिर भिन्नता आ गई। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हम लोग वेरिएशन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि अगर कोई ऐसा टेंडेंसी जिसमें ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट से डिफर हो गया, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन, है ना। तो जितने लोग भी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन ए बता रहे हो ना, उन लोग का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, वेरिएशन। चलो आगे देख लेते हैं, 11 के बाद 12 पे देख लेते हैं। 12 क्या दिया हुआ है, द टर्म जीन वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय, जो टर्म जीन है सबसे पहले किसके थ्रू यूज किया गया था, देखो ये चीज भी बात आ गई। तो जो टर्म जीन है ना, वो यूज किया गया था बैटसन के थ्रू, सॉरी जॉनसन के थ्रू किया गया था, है ना। कई जगह बैटसन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन बैटसन पे मत जाना। जॉनसन साहब जो थे सबसे पहले जीन की वर्ड का यूज किए थे, किसके जगह पे, रिप्लेस ऑफ फैक्टर की जगह पे, है ना। फैक्टर की जगह पे सबसे पहले जो वर्ड यूज करने वाले थे, जीन, है ना। जो टर्म यूज किए आपके जीन, ये कौन यूज किया, सबसे पहले यूज किया आपके जॉनसन, है ना। बैटसन लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। कई लोकल बुक में आपका बैटसन भी लिखे हुए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में जब भी आओगे और आप को क्लास में भी पढ़ाया गया, हम भी पढ़ाए थे आपको जॉनसन, कब किए थे सर, 1909 में, कब किए थे सर, 1909 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, इसलिए ये क्वेश्चन हम पहले नहीं बताएं कौन डिस्कवरी किया था, ठीक है, इसलिए आपको डार्क में रखे थे कि जो जॉनसन साहब हैं वो सबसे पहले क्या किए थे, जीन वर्ड का यूज किए थे ऑन द रिप्लेस ऑफ फैक्टर के, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो जितने लोग भी सी बता रहे हो जॉनसन, उनका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12 के बाद 13 पे आ जाते हैं। 13 दिया है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज,
जो क्या पूछ रहा है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अभी तो हम लोग ये पढ़ लिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल हैं, लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन होते हैं? ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन होते हैं, फिर इनकी बात करते हैं। तो जॉर्ज मेंडल फिर हम नहीं बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल नहीं है, केवल और केवल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। कौन है सर? केवल फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो ये अगर पूछा जाए तब आप जॉर्ज मेंडल पे जाओगे, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पूछ लिया जाए, स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसको क्या बोलेंगे? टीएच मॉर्गन। क्या इसको बोलेंगे सर? टीएच मॉर्गन को हम बोलेंगे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि ये है आपका म्यूटेशन या फिर अदर टाइप का जो भी एक्सपेरिमेंटल व्यू था वो टीएच मॉर्गन के थ्रू ही बताया गया। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पूछा जाए टीएच मॉर्गन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा दो और यहाँ पे लिख दो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जितने लोग सी बता रहे हो उनका करेक्ट हो जाएगा। 14 देख लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम नहीं पूछ रहा है भैया, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन पूछ के ऑटोसोम क्रोमोसोम में। अब दिमाग में हम पूरा नहीं पढ़े, क्वेश्चन को ध्यान पढ़ना। क्या देखे, अब देख रहे अरे सर क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 पे मारो, 23 पेयर मारो, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्रोमोसोम नहीं है, ऑटोसोम पूछा है। देखो अगर क्रोमोसोम की बात की जाती है, सबसे पहले ऑटोसोम देख लो, ऑटोसोम की बात की जाती है, और एक होता है आपका क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम होता है। अगर ऑटोसोम की बात की जाती है तो 22 पेयर होते हैं। कितने होते हैं सर? 22 पेयर होते हैं। और क्रोमोसोम अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा 23 पेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 पेयर हो जाएगा, जिसमें एक जो पेयर होता है वो क्रोमोसोम में इन्वॉल्व होता है। एक पेयर जो डिसाइड करता है मेल है कि फीमेल है। क्या डिसाइड करता है सर? कि ये मेल बॉडी बन रहा है, ठीक है, या फिर फीमेल बॉडी बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज आगे डिसाइड करता है एक पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, गुणसूत्र की संख्या की बात करेंगे, तब 23 जोड़ी बताएंगे, यानी कि 23 जोड़ी का मतलब 46 बताएंगे, यही तो होगा 46। लेकिन ऑटोसोम की जब भी बात करेंगे, है ना, ऑटोसोम में ये 22 पेयर होता है और ये कितना होता है सर? 44। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट आप ध्यान में रखोगे। एक जो एडिशनल आके ऐड हो रहा है वो इंडिकेट करता है कि मेल होगा कि बॉडी फीमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता दोगे? 22 पेयर। ऑटोसोम की बात की जाएगी तो 22 पेयर, और यहीं पे क्रोमोसोम लिख दिया गया रहता, तब आप जाते 23 पेयर पे। तो ये बातें आप ध्यान में रखना, अपने कॉपी में नहीं पता था इसको तो नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल इज, जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है कैटल में, वो किसके थ्रू होता है? क्या सेक्स लिंक के थ्रू होता है? क्या सेक्स इन्फ्लुएंस के थ्रू होता है? क्या सेक्स लिमिटेड? सर सेक्स लिमिटेड का कोई वर्ड होता नहीं है अभी तक का। हाँ, बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन अपना उसी तरह करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि सेक्स प्रोड्यूसिंग इन कैटल्स की बात की जाती है। तो ये क्या होता है आपका, ध्यान रखोगे कि इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स लिंक्ड और सेक्स इन्फ्लुएंस। तो ये दो टर्म आप याद करके रखना। 15 का ये करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और 2 भी अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे आ जाते हैं। 16 क्या दिया हुआ है कि सर जीनोटाइप इज द, जो जीनोटाइप है इसकी क्या है ना, जीनोटाइप क्या है? क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर आपका जेनेटिक कॉन्सिक्वेंट ऑफ फिनोटाइप्स हैं, है ना, या फिर आपका बता दोगे कि ट्रेड्स एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फिर आप बता दोगे कि एक्सप्रेस जीन है, क्या है? ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भैया जीनोटाइप की, जीनोटाइप क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंट ऑफ अनुवांशिकता, मतलब ये होते हैं ना ये आपके जीनोटाइप जो होते हैं, जीनोटाइप के कॉन्सिक्वेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द फिनोटाइप, फिनो, ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द फिनोटाइप होता है, यानी कि ऑप्शन अपना 20 का करेक्ट हो जाएगा। 16 का फिनोटाइप जीनोटाइप की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 17 की बात कर लेते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एम्ब्रियो और जायगोट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं या फिर जायगोट में कितने होते हैं? तो आपको याद है कि अगर जायगोट की बात करते हैं तो इसमें 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन का होता है।
होता है कि नहीं, डिप्लॉयड कंडीशन का होता है। तो 2n की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 2n, ठीक है। सिंगल n की बात करें, यहाँ पे x और n दोनों हम यूज कर सकते हैं, है ना। x की बात कर लें तो आपका ये हैप्लॉयड कंडीशन हो जाएगा, हैप्लॉयड कंडीशन, और ये क्या हो जाएंगे पॉलीपोलाइड कंडीशन हो जाएंगे। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि अगर 2n से ज्यादा हो जाए तो पॉलीप्लाइड ही देखने को मिलेगा, या फिर 2n है तो डिप्लॉयड, और एक n है या फिर एक x है आपका तो हैप्लॉयड कंडीशन, ये चीज है। तो 17 का जितने लोग भी ए बता रहे हो तो उनका ऑप्शन क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। चलो इतना चीज आप लोग नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है बार बॉडी इज फाउंड इन, जो बार बॉडी होता है ना, बार बॉडी ये कहाँ पाई जाती है? क्या बॉडी सेल ऑफ मेल पे पाई जाती हैं, या फिर स्पर्म पे पाई जाती हैं, या फिर आपके बॉडी सेल ऑफ फीमेल पे पाई जाती हैं, या फिर ओवम में पाई जाती हैं? तो बार बॉडी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम पूछता है, बार बॉडी पूछता है या फिर कलर ब्लाइंडनेस पूछता है। तो ये दो में से आपसे पूछता है लोकेशन किसके पास ये होता है। तो बार बॉडी की जब भी बात करोगे तो बार बॉडी जो होता है वो फीमेल के बॉडी सेल्स पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर? फीमेल के बॉडी सेल्स में पाए जाते हैं बार बॉडी, तो मेल में नहीं होता है, ठीक है, मेल में नहीं होता है बार बॉडी। तो ये आप ध्यान रखोगे 18 के बारे में कि ये क्या होता है सर, फीमेल के बॉडी पे पाया जाता है। 19 की बात कर लें, सडन चेंजेस, क्या पूछा जा रहा है सर? सडन चेंजेस इन द जीन विच ट्रांसमिट फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड। देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या पूछ रहा है सर कि जो सडन चेंजेस हो जाते हैं जीन में, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होना था, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, है ना। वेरिएशन कहते हैं कि म्यूटेशन कहते हैं? बताओ, देखते हैं कितने लोग बता सकते हो। वेरिएशन कहते हैं कि म्यूटेशन? ये क्वेश्चन अभी हम कराए थे, देखते हैं आपका कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कितना लोग बता सकते हो वेरिएशन या म्यूटेशन। जो सडन चेंजेस हो जाते हैं, वेरी गुड, जो सडन चेंजेस हो जाते हैं उसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 20 की बात कर लें कि विच डिजीज इज द सेक्स लिंक डिजीज, इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि सेक्स लिंक डिजीज है? तो कलर ब्लाइंडनेस, मेलिजिनेसी, डायबिटीज, टाइफाइड। ये डायबिटीज टाइफाइड तो सेक्स लिंक होगा नहीं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता है। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ये क्या होगा? ये हमेशा ट्रांसमिट होगा, और किस में जाएगा? ये मेल में होता है ना। किस में होता है सर? मेल में होता है, यानी कि एक्स, इस पे ये पाया जाता है ऐसे। इसको कैसे बताते हो सर? ऐसे, है ना, मेल पे पाया जाता है। तो ये सेक्स जो क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस का जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे अपना फीडबैक बना के रखता है, और यहाँ पे जो पर्सन होता है उसको रेड और ग्रीन कलर, कौन सा कलर? रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट पता नहीं चल पाता है कि रेड कलर कौन सा है और ग्रीन कलर कौन सा है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये जो है ये क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, जो कि सेक्स लिंक है। अगर सपोज करो कोई फादर है, उसके पास सेक्स लिंक का क्रोमोसोम है ना, तो और फीमेल के पास नहीं है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो एक्स पे ही ये ट्रांसमिट होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, तो मेल पे ही ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। तो ये चीज है ना, ये चीज है। 20 के बाद 21 पे आ जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस टाइप का डिजीज है? क्या ये ऑटोसोमल डिजीज है, सेक्स लिंक डिजीज है, या फिर आपका वायरल डिजीज है, या फिर बैक्टीरियल डिजीज है ना। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो भी क्रोमोसोम है उसका नंबर क्या होता है? फ्लक्चुएट हो जाता है। क्या हो जाता है सर? फ्लक्चुएट हो जाता है, यानी कि होना चाहिए था 23 क्रोमोसोम, हो जाता है 24 क्रोमोसोम, है ना। डाउन सिंड्रोम हो गया, फिर अभी एक दो सिंड्रोम और पढ़ने वाले हम लोग, उसके बारे में देखेंगे। तो जो भी इस टाइप का जो क्रोमोसोम में डिफेक्ट देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोमल डिजीज। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोसोमल डिजीज के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है आपका कि जो भी क्रोमोसोम की नंबर थी वो क्या हो गया? फ्लक्चुएट हो गया, वो चेंजेस हो गया। होना चाहिए था 23 पेयर, हो गया आपका 22 या फिर 25 पेयर, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिजीज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन, जितने लोग भी बी बता रहे हो ना, 21 का जितने लोग भी बी बता रहे हो उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। चलो आगे देख लेते हैं। 21 के बाद 22 देख लेते हैं कि क्या 22 हमारा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर है तो क्या क्या क्वेश्चन है, क्या दिया है? ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है सर? ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मेंडल कॉल जीन बाय द टर्म ऑफ,
जो जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस दौरान जो टर्म जो जीन था, जो आज के दौर में हम लोग जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं, डीएनए आरएनए के नाम से जानते हैं, उस दौरान ये जो जीन था उसको किस नाम से मेंडल कहते थे? तो अभी हम कितने बार आपसे चिक के बता दिए कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? फैक्टर के नाम से जानते थे। क्या नाम बोलते थे सर इसको? फैक्टर के नाम से जानते थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी ध्यान रखना कि जो जीन की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया था मेंडल के थ्रू? फैक्टर यूज किया गया था। आगे देख लेते हैं सर, XXXO मेथड ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। क्या पूछ रहा है सर? XX, देखो यहां से आपका सेक्स डिटर्मिनेशन की जब बात की जाती है ना, किसकी बात की जाएगी सर? सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, डिटर्मिनेशन। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा सर? जब भी हम बात करें किसकी बात करते हो सर? कि सेक्स डिटर्मिनेशन में जब भी हम बात करें किसका? XX और XY, ये अगर कहीं क्रोमोसोम आपको देखने को मिला तो इसका मतलब होता है आपका ह्यूमन का, है ना? किसकी बात करते हैं सर? ह्यूमन की बात करते हैं। अगर आपको पूछा जाए XX और आपका XO, है ना, ये पूछा होता होगा तो आप बताओगे सर इंसेक्ट का। किसका बताओगे सर? इंसेक्ट का। स्पेशली अगर ऑप्शन दे दिया आप बता दोगे ग्रास हॉपर का, है ना, ग्रास हॉपर। तो ये चीज आप बता दोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए जेड और ZW, ये किसका होता है? तो ये होता है आपका बर्ड्स का। किसका होता है सर? बर्ड्स का होता है। तो ये तीन आपके सामने रखे हैं, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, जो मन करे वो कर लीजिए। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर? ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा आज से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि XXXY किसका होता है? ह्यूमन का होता है। XXX0 किसका होता है? तो इंसेक्ट का होता है। या फिर आप बता दो ग्रास हॉपर का होता है। या फिर ZW किसका क्रोमोसोम होता है? तो ये बर्ड का इंडिकेशन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? XXX0 पूछा गया है, तो ये किसका होता है सर? इंसेक्ट का होता है। और यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर D देखने को मिल गया, इंसेक्ट। यहाँ पे आपका ह्यूमन या फिर मैमल्स भी लिखा मिल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ह्यूमंस या फिर मैमल्स, ठीक है। तो XXXO मेथड की बात की जाए तो ये इंसेक्ट का होता है, और इसमें एग्जांपल आप बता सकते हो ग्रास हॉपर का भी। किसका बता सकते हो सर? ग्रास हॉपर का भी एग्जांपल अगर यहाँ पे दिया रहे तो इसको भी आप टिक कर सकते हो, ग्रास हॉपर। ये ऑप्शन नंबर D, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 दिया है कि द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं? जीन की वैकल्पिक रूप को हम क्या कहते हैं? तो जीन की वैकल्पिक रूप को याद करो कि हम जीन की जब भी अल्टरनेशन की बात करते हैं तो इसको हम लोग एलील के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलील के नाम से जानते हैं। ये चीज का डिटेल में डिस्कस हम लोग अपने थ्योरी क्लासेस में किए थे कि अल्टरनेशन ऑफ, जब भी हम जीन की बात कर लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एलील के नाम से जानते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 का जितने लोग भी C बता रहे थे उनका ऑप्शन करेक्ट हो गया, और अपने कॉपी में एक और मार्क लगा लोगे कि मेरा क्वेश्चन एक और करेक्ट हो चुका है, ठीक है। 24 के बाद 25 पे आ जाते हैं। 25 क्या है अपने पास कि देखो, ए क्रॉस इन विच द पेरेंट्स डिफर फ्रॉम द सिंगल पेरेंट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। क्या पूछ रहा है कि ऐसा क्रॉस जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो पेरेंट है वो डिफर हो जा रहा है, मतलब अलग हो जा रहा है आपका सिंगल पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, तो उसको किस नाम से जानते हैं? क्या मोनोहाइब्रिड कहते हैं, डाईहाइब्रिड कहते हैं, या फिर आप किसको कहते हैं? ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मोनोहाइब्रिड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर? कि ऐसा क्रॉस जो कि अपना सिंगल पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से, पेरेंट से अलग हो जा रहा है, जिसका रेशियो था, क्या रेशियो था बता सकते हो? रेशियो था इसका 1:2:1, याद आया? 1:2:1। और डाईहाइब्रिड का होता था 9:3:1, ऐसा। ये डाईहाइब्रिड का है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड जब पूछा जाए तब आप क्या बताओगे। इसी तरह देखो, डाउन सिंड्रोम के साथ ही साथ एक और सिंड्रोम पूछा जाता है, टर्नर सिंड्रोम। क्या पूछा जाता है सर? टर्नर सिंड्रोम पूछा जाता है। ये भी क्या होता है? क्रोमोसोमल का जो नंबर होता है ना, क्रोमोसोम जो नंबर होता है उसमें डिफेक्ट देखने को मिल गया, है ना। क्रोमोसोम की जो नंबर उसमें डिफेक्ट देखने को मिल गया। जैसे कि क्या नॉर्मल होता था 23 पेयर, है ना, नॉर्मल है 23 पेयर ह्यूमन का। तो अगर इसी क्रोमोसोम में क्या हो गया, ये हो गया आपका जो 23 का है तो XX होगा या तो XY का होगा। अगर इसी में क्या होगा, हमको डिफेक्ट देखने को मिल गया, जैसे कि XX
एक्स देखने को मिल गया, या हो सकता है एक्स 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 वाई देखने को मिल गया। तो ये क्या होता है सर, आपका ऑटोसोमल होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं सर ऑटोसोमल डिजीज के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम ऑटोसोमल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, टर्नर सिंड्रोम जो है, ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें भी क्या होता है, जो क्रोमोसोम की जो नंबर होती है ना वो भी फ्लक्चुएट हो जाती है, या हो सकता है कम हो जाए या हो सकता है ज्यादा हो जाए, है ना। कभी कभी ऐसा भी केस देखा गया सिंड्रोम में जिसमें एक ही क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है ना, जैसे कि एक्स नॉट बना दिया जाए। तो एक्स नॉट वाला अगर बन गया तो ये आपका इंसेक्ट में देखने को मिल जाता है। अभी हम इसको डिस्कस भी किए थे, इंसेक्ट में देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप का जब भी पूछे तो बताओगे सर ये ऑटोसोमल पॉलीप्लाइडी होता है। क्या होता है सर, ये ऑटोसोमल पॉलीप्लाइडी होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 का जितने लोग भी ए बता रहे हो, 26 का ए बता रहे हो, उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो लगे हाथ 27 पे भी बात कर लेते हैं कि जो 27 है क्या क्वेश्चन अपने पास है। ठीक है, 27 देख लेते हैं क्या है अपने पास। 27 कि क्लाइफेट सिंड्रोम, ये भी क्या है कि एक और सिंड्रोम है आपका क्लाइफेट सिंड्रोम, जिस तरह डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसी तरह आपका क्लाइफेट सिंड्रोम। ये क्लाइफेट सिंड्रोम क्या, इसका क्या होता है, ठीक है, आपका क्लाइफेट सिंड्रोम। जैसे अभी हम बात किए ना, सिंड्रोम जितने भी होते हैं हो सकते ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं। क्या होते हैं सर, ऑटोसोमल होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें ये सब सारे सारे ऑटोसोमल डिजीज है ना, ऑटोसोमल डिजीज है। तो हो सकता है इनका जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर क्रोमोसोम एक्स 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 वाई हो गया है ना, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइफेट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, या फिर कह लें क्लाइफेट ऑटोसोमल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है सर, एक्स एक्स वाई की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है सर, एक्स एक्स वाई की बात की जाती है। तो ये क्लाइफेट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हो 27 का बी जितने लोग बता रहे हो उनका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 27 के बाद 28 पे देख लेते हैं कि 28 क्या दिया हुआ अपना क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप एकदम बी अवेयर रहिएगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो सकता है लास्ट ईयर पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो पूछे नहीं गए हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलो बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये किसके थ्रू गवर्न होता है, यानी कि रिसेसिव जीन इसमें कौन सा है, कहाँ लोकेटेड होता है। तो अभी हम लोग बात किए थे सर क्या होता है, ये एक्स सी पे लोकेटेड रहता है ना, किस पे लोकेटेड रहता है, एक्स क्रोमोसोम पे ये लोकेटेड रहता है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, है ना, कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, तो जो क्रोमोसोम एक्स होता है इसी पे क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। इसको हम ऐसे ऐसे भी हम बता सकते हो। ठीक है, तो ये किसका करेक्टर होता है सर, मेल का होता है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे ये पाया जाता है कलर ब्लाइंडनेस। और इसका जो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है वो रेड कलर होता है, और आपका साथ ही साथ ग्रीन कलर होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, रेड और ग्रीन कलर की बात की जाती है ना, रेड और ग्रीन कलर की बात की जाती है। अगर डिफ्रेंशिएट ना हो पाए तो उस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है। और यहाँ पे ये जो इसका जो रिसेसिव जीन होगा वो किस आपके किस मतलब जीन पे लोकेटेड होगा, तो ये एक्स पे लोकेटेड होगा, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे ये क्या होगा, लोकेटेड होगा। चलो जितने लोग भी 28 का क्या बता रहे हो, 28 का बी बता रहे हो ना, तो 28 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 के बाद 29 पे देख लेते हैं, द नंबर ऑफ द ऑटोसोम इन ह्यूमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। इसका मतलब ये है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर बार के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार के एग्जाम में भी यहाँ से आपको ये क्वेश्चन ऑटोसोम वाला देखने को मिल जाएगा, या तो ऑटोसोम का मिले या फिर क्रोमोसोम का मिले। तो ऑटोसोम में देखो यहाँ पे पूछने का तरीका क्या दिया है, 44 दिया है, 42 दिया है, 46 दिया है और 45 दिया है। तो यहाँ पे पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया, वहां पे पेयर पूछ रहा था, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ऑटोसोम की नंबर की बात करते हैं, है ना, ऑटोसोम की सबसे पहले पेयर ही देख लो। पेयर की बात करते हैं तो ये होता है आपका 22 पेयर, है ना। और नंबर की बात कर लेते हैं, इसका नंबर की बात कर लेते हैं तो ये होता है आपका 44 पेयर, 44 नंबर, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हो 44, सर 44 मेरा करेक्ट हो जाएगा। उन सभी का क्वेश्चन नंबर आपका 29 ये करेक्ट हो गया, और अपनी कॉपी में एक और मार्क लगा लोगे, भैया मेरे इतने सारे क्वेश्चन करेक्ट हो गए। और लास्ट में ये सारा चीज आपको बताने भी
है। 29 के बाद आते जाते हैं 30 पे। 30 क्या दिया हुआ है कि हॉलैंड्रिक जीन, क्या पूछ रहा है सर? हॉलैंड्रिक जीन क्या होता है? हॉलैंड्रिक जीन है ना, हॉलैंड्रिक जीन। जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस था, ठीक है, किस पे आ रहा था सर? एक्स क्रोमोसोम पे लग रहे थे। किस पे लग रहे थे सर? एक्स क्रोमोसोम पे लग रहे थे। उसी तरह आपका हॉलैंड्रिक जीन भी होता है। ये क्या होता है कि ऐसा जीन, हिंदी में लिख दें, ऐसा जीन कह सकते हैं, हाँ, ऐसा जीन जो केवल क्या हो, मेल टू मेल ट्रांसफर हो, मेल टू मेल में क्या हो, ट्रांसमिट हो, मेल टू मेल ट्रांसमिट हो, है ना, मेल टू मेल ट्रांसमिट होता है। ऐसे जीन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं हॉलैंड्रिक जीन। क्या बोलते हैं इसको भैया? हॉलैंड्रिक, है ना, हॉलैंड्रिक जीन के नाम से जानते हैं। अब कुछ लोग बोले सर ट्रांसमिट, सही लिख देते, तो लिख दो ट्रांसमिटेड, है ना, मेल पे ही जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपका फादर है, तो इसमें से जो जीन जाएगा वो केवल सन में ही ट्रांसफर होगा, है ना। डॉटर में ये गलती से भी मत बताना कि डॉटर में ट्रांसफर होगा, डॉटर में ट्रांसफर नहीं होगा, केवल केवल सन में ही क्या होगा, ये ट्रांसमिट होंगे। तो हॉलैंड्रिक जीन, तो ऐसे जीन क्या होते हैं जो कि जो कि मेल टू मेल ट्रांसमिट होते हैं, उसको हॉलैंड्रिक जीन कहते हैं। और मेल टू मेल ट्रांसमिट होगा तो यानी कि किससे जाएगा वो? एक्स से जाएगा कि वाई से जाएगा? बताओ, एक्स से जाएगा कि वाई से जाएगा? देखते हैं कितने लोग, अब इतना पे से कितने लोग बता सकते हो। तो जब x से x पे जब ये मेल टू मेल जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप बताओगे सर ये y पे जाएगा। किस पे जाएगा? y क्रोमोसोम से, तभी तो मेल पे जाएगा। जैसे ये है, इस पे है, इसको हटा दो, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? मेल बन रहा है, तो एक्स वाई बनेगा, तो इसके पास आ जाएगा, और इसके पास क्या हुआ? एक्स एक्स आया, तो इसके पास कोई जीन नहीं आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, एक्स वाई पे, ये वाई क्रोमोसोम पे क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 30 का 20 का करेक्ट हो जाएगा। 30 के बाद 31 पे आ जाते हैं। 31 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं कि व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक डिजीज। इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि सेक्स लिंक डिजीज है? यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा और हीमोफीलिया। देखो ऑल ऑफ द अबव पे आप लोग रेयर केस में ही जाना जब आपको आंसर नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। ये एग्जामिनर का भी नया ट्रेंड चला है कि आपसे 3 ऑप्शन दे देगा और दे देगा चौथा ऑल ऑफ द अबव। उसको पता है कि बच्चे को अगर नहीं पता होगा तो ऑल ऑफ द अबव पे ही आंसर टिक करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑल ऑफ द अबव से क्वेश्चन एग्जामिनर खेल जाता है। कैसे खेल जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्स लिंक डिजीज, यानी कि ऐसा डिजीज जीन जो कि सेक्स मतलब जो भी कॉपुलेशन होता है, नया ऑफ स्प्रिंग बनता है, उसी दौरान ये ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसमें कौन जीन हो सकता है? तो आप बताओगे हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा। तो नाइट ब्लाइंडनेस तो होता नहीं और ग्लूकोमा भी नहीं होता है, लेकिन जो हीमोफीलिया होता है जो कि ब्लड रिसेसिव जीन है, ब्लड, है ना, ब्लड से रिलेटेड ये है। किससे रिलेटेड है सर? ब्लड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, रॉयल डिजीज। आपसे पूछा जा सकता है कि रॉयल डिजीज किसे कहते हैं, तो आप बताओगे किसे कहते हैं सर? हीमोफीलिया को कहते हैं, हीमोफीलिया को कहते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि जो हीमोफीलिया होता है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। इसी को रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसको एग्जामिन किया गया था रॉयल, जो आपकी जो महारानी थी ना इंग्लैंड की, उनके उनके परिवार में ये सबसे पहले देखने को मिला था। इसमें जो भी पर्सन होता है इनका ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होता है ना, ब्लड थक्का जल्दी नहीं बनता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ब्लड अगर सिक्रीट हो रहा है तो सिक्रीट होते रहेगा। तो 31 का जितने लोग भी ए बता रहे हो, 31 का जितने लोग ए बता रहे हो उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लो, देखो 32 भी इसी से पूछा है कि हीमोफीलिया इज ए, हीमोफीलिया क्या है? क्या ये रेस्पिरेटरी डिजीज है? नहीं भैया, अभी तो आप बताए रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होता है, हार्ट डिजीज भी नहीं है, ब्लाइंडनेस डिजीज भी नहीं है। ये कैसा है सर? ब्लड डिजीज है। कैसा डिजीज है सर? ब्लड रिलेटेड डिजीज है। यहाँ पे लिख लो ब्लड रिलेटेड डिजीज। तो और भी अपनी बात क्लियर हो गई।
बोले यहाँ तक बात समझ में आए कि नहीं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे जो थ्योरी क्लासेस पढ़े हो, रिवाइज करके आए हो, वहीं से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं और सब ये हलवा क्वेश्चन आपके लिए अब लग रहे होंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। सर हम हिंदी मीडियम के थे, हम इंग्लिश मीडियम के थे, अब ये बात आपको ये भुलवानी पड़ेगी, हम अब किसके बच्चे हैं, बीएससी के बच्चे हैं या फिर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। तो यहाँ से अब हमको टॉप करके दिखाना, तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। 32 के बाद आ जाते हैं 33 पे। 33 क्या दिया है, द सन ऑफ द AB ब्लड ग्रुप फादर, कोई बच्चा है, उसका बच्चे का पापा जो था, सपोज करो ये बच्चा है कोई, है ना, कोई बच्चा है और इस बच्चे का जो पापा होगा वो पापा का ब्लड ग्रुप क्या है सैया, सॉरी भैया, वो है AB है, और इसकी जो मम्मी होगी यानी कि इसके पापा और इसकी ये क्या मम्मी, मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है, O है। तो पूछ रहा है कि जो बच्चा होगा इसका और ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल होता है, जो कि आपको सेक्स डिटर्मिनेशन ब्लड वाला जो था वहां पे हम क्लियर किए थे। तो यहाँ पे जो बच्चा होगा इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, हो सकता है A भी हो सकता है B भी हो, है ना। तो ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, ये दोनों डिपेंड करेगा कि इसका जो जीन है किसको रिसीव कर रहा है, किस एंटीजन को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप B भी हो सकता है ना। तो A और B यहाँ पे दोनों टाइप का हमको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो 33 के बाद 34 पे आ जाते हैं। 34 है कि व्हेन डिजीज ट्रांसमिटेड वनली अकर्स फ्रॉम द फादर टू सन इज कॉल्ड। क्या पूछ रहा है कि ऐसा डिजीज जो केवल पापा से बच्चे लड़के में ही ट्रांसमिट हो, कहाँ हो सर, फादर से ट्रांसमिट हो और केवल ट्रांसमिट हो उनके किसमें, सन में। तो इस टाइप का जो डिजीज होगा उसको किस नाम से जानते हैं, तो अभी हम लोग बात किए थे, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई लिंक रिसेसिव पीडिग्री के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाई लिंक रिसेसिव पीडिग्री, यानी कि ऐसा डिजीज जो कि एक्स क्रोमोसोम पे ना लगे, जो रिसेसिव जीन हो वो वाई क्रोमोसोम पे लगता है। तो यानी कि ये फादर टू मेल ही ट्रांसफर हो रहा है। हॉलैंड्रिक जीन इसको कहते हैं। इस किस पे होता है सर, वाई लिंक रिसेसिव पीडिग्री होता है। तो जितने लोग भी आप क्वेश्चन नंबर 34 का ए बता रहे हो, क्या बता रहे हो, 34 का ए बता रहे हो, उनका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। द कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट फेल टू डिफरेंशिएट, जो कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट होते हैं वो किस कलर को पहचानने में विफल हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम बताए थे, इनका जो कलर पहचानने की जो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है वो रेड की होती है, और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि रेड कलर कौन है और ग्रीन कलर कौन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका रेड एंड ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का सी, 35 का जितने लोग सी बता रहे हो उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। तो रेड और ग्रीन कलर की बात यहाँ पे की जाती है। 35 का 36 देख लेते हैं। 36 क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाइड व्हेन, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो कब अप्लाइड होगा, क्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पेशल कैरेक्टर फाउंडेड इन द फील्ड, क्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन में कोई नया कैरेक्टर आ रहा है तो उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस में बता देंगे, नहीं। कब बताएंगे सर, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स दैट आर सीन वेनली इन द F1 जनरेशन, है ना। किस जनरेशन में दिख रहा है सर, F जनरेशन में दिखने मिल रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 का 36 का 37 पे देख लेते हैं। 37 दिया है नेचर ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, कभी देखते हो समान जुड़वा वाला बच्चे हो जाता है, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो उस दौरान किस टाइप का जायगोट आपको देखने को मिलता है, तो उस समय आपको मोनो जायगोटिक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है सर, सेम टाइप के जायगोट हो जाते हैं, यानी कि मोनो जायगोटिक होता है। तो जब भी मोनो जायगोटिक की बात की जाती है, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है सर, ट्विंस के रिस्पेक्ट में होता है, जुड़वे के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे अभी फिल्म देखोगे जुड़वा 2, है ना, तो उसमें ये जो ट्विंस होते हैं उनमें जो जायगोटिक होता है वो मोनोजाइगोटिक होता है। क्या होता है उनमें जो जायगोट होगा, मोनोजाइगोटिक होगा, यानी कि 37 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। 38 की बात कर लेते हैं। मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ह्यूमन वाई क्रोमोसोम हैज, वाई क्रोमोसोम में जो मेल
का जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक रीजन होता है वाई क्रोमोसोम में ह्यूमन में, उसको किस क्या कहते हैं? क्या उसको प्रोटीन कोडिंग जीन के नाम से जानते हैं, स्यूडो जीन के नाम से जानते हैं, जीन फॉर नॉन कोडिंग आरएनएस कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव कहेंगे? तो मेल स्पेसिफिक रीजन की बात की जा रही है वाई क्रोमोसोम में, तो इसको हम तीनों नाम से जानेंगे। क्या? प्रोटीन कोडिंग जीन भी कहते हैं इसको, प्रोटीन कोडिंग जीन भी कहते हैं, स्यूडो जीन भी कहते हैं यानी फॉल्स जीन भी कहते हैं, साथ ही साथ जीन फॉर नॉन कोडिंग एमआरएनए आरएनए भी कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑल ऑफ द अबव जितने लोग बता रहे हो उनका ये क्वेश्चन 38 नंबर का ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 39 देख लेते हैं कि विच साइंटिस्ट वाज द टर्म द लिंकेज फर्स्ट टाइम। जो साइंटिस्ट थे आपके, कौन से साइंटिस्ट हैं, है ना, कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सबसे पहले क्या बताए थे? लिंकेज टर्म यूज किए थे। जो लिंकेज टर्म यूज किए थे वो कौन से थे? आपके वाटसन क्रिक तो डीएनए में चले गए, है ना, तो आपको कौन, म्यूलर भी नहीं बात करोगे और बार्बर भी नहीं बात करोगे, आप बात करोगे थॉमस हर्ट मॉर्गन, है ना। थॉमस हर्ट मॉर्गन जो साहब जो थे वो सबसे पहले लिंकेज वर्ड का टर्म को यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन है 39। 40 की बात कर लेते हैं। 40 है ए वुमन रिसीव हर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम। अब कोई फीमेल बॉडी है ना, कोई फीमेल है, ये फीमेल के पास क्या होगा? क्रोमोसोम। तो आप बताओगे सर एक्स एक्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये एक्स एक्स कहां से आए होंगे? तो ये आपके फादर, हो सकता है इसके फादर से आए हों, या हो सकता है इसके मदर से आए हों, तभी तो एक्स एक्स बना है। हो सकता है ये वाला एक्स आया, या तो हो सकता है ये वाला एक्स आएगा, यानी कि फादर से भी आएगा और मदर से भी आएंगे। तो क्या पूछ रहा है सर कि ए वुमन रिसीव एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम, ये जो एक्स क्रोमोसोम आया है फीमेल के पास, ये कहां से आया है? क्या हर मदर, केवल फादर से ही आया है? क्या फादर और मदर दोनों से आया है? या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है मदर के एग में? तो ये आप बताओगे भैया कि जो भी एक्स एक्स क्रोमोसोम आया है ये फादर से भी आता है और मदर से भी आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका 40 का, वो करेक्ट हो जाएगा कि बोथ मदर एंड फादर से क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? सर्कुलेट होते हैं फीमेल ऑफस्प्रिंग में। 41 देख लेते हैं। द कैरेक्टर विच अपेयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड। ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपेयर हो रहे हैं उसको किस नाम से जानते हैं? क्या रिसेसिव कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं, या फिर आपका लैटेंट कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, किसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डोमिनेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे कि जो भी कैरेक्टर क्या हो रहा है F1 जनरेशन में अपियर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोमिनेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? 41 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डोमिनेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 42 की बात कर लें। 42 क्या है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स को किसे नाम से जानते हैं? अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो वो होते हैं आपके मेंडल साहब। क्या होते हैं? जॉर्ज जॉन मेंडल। क्या बोलते हैं इनको? जॉर्ज जॉन मेंडल। और इनकी बुक का क्या नाम था जिसपे पब्लिश किया गया था? उसका बुक का नाम था फ्लोरा। कौन किया था? तो आपका कॉर्न नाम के साइंटिस्ट थे, बैटसन थे, सॉरी आपका 2-3 साइंटिस्ट थे जो कि हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे। तो ये चीज ध्यान रखना। और आज का अपना 33 और 43 और 44 क्वेश्चन। 43 देख लेते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको किसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? साथ ही साथ 44 देख लो। 44 भी यहीं पे है, सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन होते हैं? तो अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो इसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये होमवर्क नंबर है आपका 1, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 43 आपका होमवर्क हो जाएगा, आप लोग होमवर्क बताना। लेकिन हम सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल की बात कर लें तो यहाँ पे जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है एक्स एक्स होता है और जेड डब्ल्यू होता है। अगर ह्यूमन की बात करते हैं, है ना, ह्यूमन में ये हो जाता है, और इंसेक्ट में आपके बर्ड्स में ये हो जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये था आज का टॉप 44 क्वेश्चन जो कि जेनेटिक्स से था। और यहाँ पे आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए
आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर सारथी बैच पे जाना होगा, बैच को परचेस करने होंगे, 350 उसकी प्राइस है जो कि ऑलरेडी हम बता दिए थे। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे बाइलिंगुअल फॉर्म में, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या हो सकता है इस साल के एग्जाम में पूछने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी तमाम बातें थी। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ से 44 में से इतनी उम्मीद लगा रखता हूँ कि आपके 35 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे, कुछ लोग का तो 40 प्लस भी क्वेश्चन करेक्ट होंगे। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयां कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, और जिनके क्वेश्चन कम करेक्ट हो रहे हैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप लोग बार बार क्लासेस को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आपका भी 40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसे आपको एक रिव्यू मिल जाता है ना कि हमको और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।